नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत में जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उसमें एक बड़ी तब्दीली की तरफ आगे बढ़ रही है। भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई योजना भारत की सरकार लेकर आई है। और इस योजना को उन्होंने नाम दिया है अग्निपथ। अग्निपथ स्कीम नाम दिया है। और इस योजना के तहत सैनिकों की भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए होगी। इनको अग्निवीर कहा जाएगा, यानी अग्निपथ स्कीम के तहत जिन लोगों को भर्ती किया जाएगा वो अग्निवीर कहलाए जाएंगे। इसके अलावा सरकार दावा ये कर रही है कि 30,000 रुपए की सैलरी उनको दी जाएगी, 44 लाख रुपए का बीमा होगा। ये नौकरी 4 साल की ही होगी। और इनको क्या क्या मिलेगा ये भी हम जानेंगे, लेकिन इसके अलावा जो बात इसमें कही जा रही है कि जो सुरक्षा मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति की बैठक है उसमें नई योजना को मंजूरी मिल गई है। रक्षा मंत्री ने खुद इसका ऐलान किया और ये कहा कि एक क्रांतिकारी पहल है, यानी खुद ही जो है अपनी पीठ थपथपा रही है सरकार और कह रही है क्रांतिकारी पहल है और सशस्त्र बलों को एक तरह का एक युवा प्रोफाइल मिलेगा इससे। लेकिन इसको लेकर जो जिस तरह की मैं कहूंगी कि एप्रीहेंशन जाहिर किए जा रहे हैं, आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 4 साल के बाद इन युवाओं को क्या होगा और इन युवाओं को जब ट्रेनिंग मिल जाएगी तो क्या उनके बाहर निकलने के बाद इसको लेकर जो खतरे हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं, उसके बाद क्या उनके रोजगार को लेकर सवाल उठेंगे। हालांकि जो कई तरह के सवाल उठे उस पर सेना ने जवाब भी दिया। जैसे सवाल इस तरह के उठे कि जो पहले से कार्यरत लोग हैं और नई भर्तियां जो हो रही हैं और सीमित समय के लिए भर्तियां होंगी तो क्या उनके मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा, ये एक सवाल उठा। इसके अलावा ये भी हुआ कि क्या इस तरह की इतनी सिर्फ कम ट्रेनिंग वाले लोगों को क्या हम चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या उनको लगाया जा सकता है। बहुत सारे सवाल हैं इससे जुड़े हुए कि ये जो तब्दीली आ रही है इसको हम किस तरह से देखेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मेजर जनरल अमृतपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा सिक्योरिटी मामलों के जानकार राहुल बेदी, जो कि द वायर पर भी सुरक्षा मामलों से जुड़े तमाम मुद्दों पर लिखते रहते हैं। सबसे पहले राहुल बेदी जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो जो सरकार ने नहीं बताया, सेना ने नहीं बताया, वो ये कि इसकी जरूरत क्या है, आपने क्या समझा? देखिए, ये जो स्कीम है, ये अग्निपथ स्कीम है, ये पिछले 2 या 3 साल से रिव्यू हो रही है। ये जो पुराने सीडीएस थे जनरल रावत, उन्होंने इसको इनिशिएट किया। मगर जो सरकार ने ये पूरी बात नहीं बताई कि अगर ये 4 साल का उनकी ड्यूटी है तो 4 साल के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि लगभग अगले 3 महीने में ये 40,000 लोगों को भर्ती करेंगे। और पहला भर्ती होगा वो 4 साल के लिए होगा। और उसके बाद 75% जो है, 75% जो है वो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और 25% को रखा जाएगा। मगर सरकार का पिछले 25 या 30 साल से जो रिकॉर्ड है इनको री एम्प्लॉयमेंट, एक्स सर्विसमैन को री एम्प्लॉयमेंट देने का, वो बहुत ही पुअर है, बहुत खराब है। और ये भी आशंका की जा रही है कि ये जो अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली और 21 साल की उम्र पे उनको फौज से डिस्चार्ज कर दिया गया तो काफी चांस है कि ये ट्रेंड होंगे, असला चलाने की भी इनको ट्रेनिंग मिली होगी, तो उसके साथ ये क्रिमिनल तरफ भी जा सकते हैं। तो काफी इसमें एक तो क्रिमिनल गैंग्स में जा सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले वायर में लिखा था कि ये मर्सनरी भी, जो किराए के फौजी होते हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल आर्मामेंट्स और मिलिट्री कंट्रैक्टर्स के साथ वहां भी जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्टेप लिया गया है सरकार ने, जिसका पूरा उन्होंने, लगता है कि उन्होंने पूरा इसमें सोचा नहीं और ये एकदम ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये खतरनाक है, ये तो काफी, अब मैं कहूंगी कि बहुत जोरदार ये आपके स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेजर जनरल अमृतपाल सिंह, मुझे सबसे पहले ये बताइए, जो सरकार कहने की कोशिश कर रही है, पूरा जो इसके पीछे कारण बताया जा रहा है वो ये कि भारत की जो आबादी है उसका एक बड़ा हिस्सा युवा है। भारत पूरे दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। तो इसलिए हमारी जो जो फौज है, जो हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, उनको भी एक तरह का युवा प्रोफाइल देने की, एक चेहरा देने की जरूरत है। क्या ये आर्ग्यूमेंट इतना काफी है? क्योंकि इसके अलावा बेरोजगारी को लेकर भी बात है कि रोजगार हम देंगे।
लेकिन उस रोजगार देने के लिए सिर्फ इतना ही क्यों काफी है कि खाली 4 साल के लिए रोजगार दिया जाएगा? और जो राहुल बेदी जी कह रहे हैं कि जो खतरा जाहिर कर रहे हैं कि ये खतरनाक स्कीम है, वो ये कह रहे हैं, आप इससे सहमत है? देखिए, जो स्कीम बताया राहुल जी ने अभी, ये आज ही अनाउंस किया गया था। हालांकि इस पे डिस्कशन काफी हुआ है, हालांकि इस पे कई व्यूज मांगे गए हैं। मुझे ये नहीं पता, बीइंग रिटायर्ड नाउ, कि ये व्यूज कैसे आ गए और कितने व्यूज एक्सेप्ट किए गए हैं। पर ये जरूर है कि युवा नेशन होने के नाते हमें एक युवा फौज रखना चाहिए और हमें युवकों को नौकरी जरूर देना चाहिए। बट सिर्फ आर्मी में या सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस में ये नौकरी देना जरूरी नहीं है, और वो भी परसेंटेज बहुत कम होगा। सवाल ये उठता है कि अगर आपकी आर्मी की एफिशिएंसी चाहिए, तो आर्मी एक वेल ट्रेंड, जो कि एक इंडियन आर्मी दुनिया के वेल ट्रेंड आर्मी में से माना जाता है और इसकी काफी इज्जत बाकी फौजों में है। अगर इस वेल ट्रेंड आर्मी को आपने वेल ट्रेंड और कटिंग एज पे रखना है, जहां पर हम अभी दो दुश्मन, पहले तो 3-4 साल पहले तक तो हम एक मेजर दुश्मन जो कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, उनको फेस करते थे। आपको अभी पता ही है कि गलवान के बाद कि हमारे दोनों फ्रंट्स पे लोग एलएसी पे और एलसी पे पूरी फौज तैनात है। मैक्सिमम जो रिजर्व फॉर्मेशन है वो तैनात है। इसमें हमें एक्सपीरियंस्ड और वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स की जरूरत है, जो 4 साल के लिए आएंगे। वो आएंगे, अपना ट्रेनिंग करेंगे और अपने ट्रेनिंग के दौरान वो 4 साल में उतना ही पिकअप कर पाएंगे, खास करके जो कॉम्बैट आर्म्स जो टेक्निकल आर्म्स में है, वो उतना ही पिकअप कर पाएंगे ताकि वो यूनिट में अपना रोजमर्रा के काम कर लें। लड़ाई लड़ना एक बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही प्रोफेशनल चीज है, और इसके लिए इंडियन आर्मी ने रफली 6 साल एक बेसिक ट्रेनिंग में लगाता है, जिसमें से 2 साल वो रिक्रूटिंग करता है और 4 साल यूनिट में आके बेसिक ट्रेनिंग करता है, और उसके अगले 6 साल वो मिड लेवल ट्रेनर हो जाता है या मिड लेवल वेल ट्रेन्ड सोल्जर हो जाता है। और कम लास्ट 12 साल के से लेके 20 साल तक वो यूनिट में एक सीनियर अफसर या सीनियर ओहदेदार की तरफ बनता है, और वो नए आए हुए रिक्रूटों को, नए एनसीओज को ट्रेन करता है, और वो मैनेजमेंट पोजीशंस में और लीडरशिप पोजीशंस में आ जाता है। ये है तरीका बनाने का। इसमें कई नुक्से हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, जो अगर मैथमेटिकली आप वर्कआउट करें तो कितने आदमी, टेक टू टेल रेशियो कितना होगा। हालांकि इंडियन आर्मी में हम हमेशा कोशिश करते आ रहे हैं पिछले 10 साल से कि हमारे जो फाइटिंग फोर्सेस है उनको मैक्सिमम रखें, और जो पीछे सप्लाई, लॉजिस्टिक्स और जो सपोर्ट यूनिट्स हैं उनमें कम से कम आदमी रखें। इस स्कीम से, जिनमें से हम युवाओं को डेफिनेटली अच्छा नौकरी दे रहे हैं और डेफिनेटली कई मौका दे रहे हैं कि उनको लैटरल कहीं मूवमेंट करे या कॉर्पोरेट में बात जॉब दे, इसके बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं, बट ये मेरे इनिशियल इंप्रेशन। जी हाँ, राहुल बेदी जी, मुझे बताइए कि आप ये कह रहे हैं बहस तो इस पे बहुत दिनों से हो रही थी, तो सेना ने तो खुद इससे, जिस तरह का मैं सवाल जवाब में पढ़ रही हूँ उसमें तो वो खुद कन्विंस नजर आ रहे हैं, बाकायदा उनके बिहाफ पे जवाब दे रहे हैं। अगर सेना की मर्जी है, सरकार भी उसके साथ एक तरह का तारतम्य में बैठ रहा है, तो इसे किस तरह से देखा जाए? और मैं सबसे पहले ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो इसके पीछे जो मंशा नजर आ रही है वो क्या है? क्या वाकई जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनको मॉडर्नाइज करना, उनको नए चेहरे देने की कोशिश है, या एक तरह से जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो भाजपा की राजनीति लगातार हम देखते आए हैं, क्या उसके मद्देनजर इसे किस तरह से देखेंगे? आपको नहीं लगता कि लोगों के मन में भी ये शक पैदा होगा कि क्यों सिर्फ 4 साल के लिए इनकी भर्ती हो रही है? कम से कम 75% तो सिर्फ 4 साल ही रहेंगे। देखिए, इसके 2 मकसद हैं। एक तो जैसे जनरल साहब ने कहा कि थोड़ी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राजनाथ सिंह जी ने और 3 सर्विस चीफ्स ने यह भी कहा कि जो एवरेज एज है इंडियन सर्विसेज की और खास करके आर्मी की, वो लगभग 36 साल है, और अगले 5-6 सालों में ये जब भर्तियां चालू हो जाएंगी तो ये जो उम्र है, ये एवरेज एज है, ये 26 साल तक आ जाएगी, तो ये थोड़ी यूथफुल आर्मी होगी। दूसरा मकसद इनका ये है कि जो पेंशन बिल है, जो लगभग 25% है पूरे डिफेंस बजट का, पिछले साल, इस साल में 22-23 में लगभग 24% है पेंशन बजट, तो ये जो 75% डिस्चार्ज हो जाएंगे उनको ये पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। मगर ये आज सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया कि आपकी बचत कितनी होगी इसमें से, क्योंकि अगर आप 30 या 40 हजार लोगों को रिक्रूट करते हैं तो 4 साल के बाद इसका मतलब लगभग 2026 में पहला लॉट जो है वो रिटायर हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। 40 हजार में से
75%, लगभग 30,000 लोग डिस्चार्ज होंगे। तो उसकी पूछा उन्होंने मिनिस्टर साहब को कि इसकी बचत कितनी होगी, मगर मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा जब फौज की बात आती है हम बचत की बातें नहीं करते, हम हिफाजत की बातें करते हैं। तो अगर ये हिफाजत की बात है तो फिर 4 साल का तो थोड़ा नामुमकिन ही लगता है कि 4 साल के लिए और पेंशन बचाने के लिए इन्होंने ये स्कीम क्यों चालू की। दूसरी बात यह है कि ये जो रिक्रूटमेंट, तीसरी बात सॉरी, कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये पिछले 2 सवा 2 साल ये पेंडेमिक जो हुआ है उसमें बंद रही है और अब ये लगभग 90 दिनों में ये चालू हो जाएगी, कोई सितंबर के शुरू में। अगर आप देखिए तो सितंबर के बाद अगले सितंबर के 6 महीने आगे काफी स्टेट इलेक्शंस भी होने वाले हैं और स्टेट इलेक्शंस में ये जो यूथ हैं ये भी वोटर हैं, क्योंकि जो उम्र है इनकी रिक्रूटमेंट की वो 18 से लेके 21 तक है, 17.5-18 साल से लेके 21 तक। तो ये एक पॉलिटिकल मोटिवेशन भी है कि एम्प्लॉयमेंट देना, और जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, तो ये भी एक राय है उन्होंने कि, और उन्होंने एक रास्ता ढूंढा है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का और अपनी जो क्रिटिसिज्म है उसको थोड़ा कम करने का। जनरल अमित पाल से ये बताइए कि जो ये एक और सवाल भी उठ रहा है कि जो नए लोग आएंगे, नए कल्चर के साथ आएंगे, उम्र इनकी कम है, ये किस तरह से जो मर्ज करेंगे, जो पुराना जो स्टाफ होगा, पुराने जो लोग होंगे, सैनिक होंगे, उनके साथ मर्ज करने में दिक्कत होगी, इस तरह की भी परेशानी उभर कर सामने आ सकती है। इसके अलावा इन जो ये लोग यहाँ भर्ती किए जाएंगे, जो एब्जॉर्ब नहीं किए जाएंगे, 75% जो बाहर आ जाएंगे, उनकी एक तरह से उनकी जिंदगी को लेकर जिस तरह की अस्थिरता होगी कि एक बार में वो फौज का हिस्सा रहे या वो फौज का हिस्सा नहीं है, क्या उनके एक तरह से रिहैबिलिटेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाए या उनको फिर से बसाने का भी कोई कार्यक्रम रखा जाना चाहिए? हाँ जी, 2 सवाल आपके। सबसे पहले इंटीग्रेशन, क्या ये नए अग्निवीर एक अच्छे फौजी कॉम्बैट यूनिट में ठीक तरीके से इंटीग्रेट होंगे, क्या ये घुल मिल के एक अच्छा फाइटिंग सोल्जर बन जाएंगे 4 साल के अंदर? मेरा जवाब है कि जितना अच्छा लड़का हो, और मेरे ख्याल से सिलेक्शन प्रोसेस भी एक बहुत ही तगड़ा सिलेक्शन प्रोसेस और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत वाइड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोसेस भी शुरू करना पड़ेगा इसके लिए। हालांकि हमारे पास फिलहाल रिक्रूटमेंट के जो सेंटर्स हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर्स हम कहते हैं उनको, उनमें कैपेसिटी रफली तकरीबन 2,000-2,500 पर रेजिमेंट के हैं। इस नए स्कीम में हमें तकरीबन 6,000 से 7,000 रिक्रूटों को ट्रेन करने की क्षमता रखनी चाहिए, यानी कि 3 गुना ज्यादा हमें अपने रिक्रूटिंग सेंटर्स को अपने कैपेसिटी बढ़ाने पड़ेगी। ये कैपेसिटी कहां से बढ़ेगा? जो फाइटिंग यूनिट्स है उनके ट्रेनर्स आएंगे वापस इनटू द ट्रेनिंग सेंटर्स, और ये पुल आउट किए जाएंगे टू ट्रेन दिस अग्निवीर्स फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स, और ये चलते रहेंगे बाय रोटेशन। और जो फेमस फौज का टीथ टू टेल रेशियो, जो कि हम कहते हैं कि टीथ यानी कि दांत, यानी लड़ाई करने वाले ज्यादा होने चाहिए, और पीछे रिक्रूटमेंट सेंटर्स में और जो कैंटोनमेंट्स में और लॉजिस्टिक यूनिट्स में कम लोग होने चाहिए। ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रेंड आदमी आएंगे इनको ट्रेन करने के लिए, तो कहां से आएंगे? अगर 3 गुना हमने ये रिक्रूटमेंट सेंटर्स को बढ़ाने, तो लोग वहां से, जाहिर है कि वहीं से आएंगे। और जो फाइटिंग कैपेसिटी यूनिट्स की है वो बैनेट स्ट्रेंथ जो हम कहते हैं, एक इन्फेंट्री पलटन में, एक इन्फेंट्री सेक्शन में 10 आदमी होते हैं, इनमें बैनेट स्ट्रेंथ तकरीबन 8 या 9 आदमी होते हैं। इस 8 या 9 आदमी में से अगर हम 25% को हम नए कर लें, तो ये बैनेट स्ट्रेंथ तकरीबन 3 से लेकर 4 आदमी नए हैं, जो कि हम फ्रंट लाइन पे डाल नहीं सकते, उनको हम हमेशा कब तक छुपाते फिरेंगे? तो यूनिटों में इंटीग्रेशन होएगा, फौज एक नया तरीका ढूंढेगा अपना ट्रेनिंग करने का। बट ट्रेनिंग सिर्फ साल बीतने से नहीं होता, ट्रेनिंग एक साइकिल होता है। एक यूनिट पहले जंगलों में जाता है, उसके बाद पहाड़ों में जाता है, उसके बाद आके रेगिस्तान में भी सर्विस करता है। तो एक इंडियन आर्मी की यूनिट हर प्रोफाइल में काम करती है। तो एक सोल्जर जब एक साइकिल पूरा करता है, यानी कि एक माउंटेन में टेन्योर कर लेगा, एक रेगिस्तान में कर लेगा, एक जंगलों में कर लेगा, तो तकरीबन ये 6 से 8 साल लगता है एक अच्छे सोल्जर को यूनिट में आने के बाद। तब ये काबिल एनसीओ बन जाता है, नॉन कमीशन ऑफिसर, जो कि जूनियर लीडर कहते हैं। तो इनमें से किसी ने तो बनना नहीं है। अब प्रॉब्लम रहेगी उनकी, जूनियर लीडर्स की, जिन्होंने इनसे काम लेना है, क्योंकि हर एक ट्रेंच में अगर 4 आदमी होने हैं, एक तो होगा नया,
थोड़ी देर बाद 2 हो जाएंगे नए, और ये पीछे हो जाएंगे कम। तो ये जो, और जो ट्रेंच टू ट्रेंच की लड़ाई, जैसे आपने कारगिल में सुना है, जैसे आपने कई जगहों पे सुना है, एलएसी पे भी सुना है जब गलवान और बाकी इलाकों में हुआ है, ये 1 to 1 लड़ाई है। और उसमें जो बंदा हार्डी है, जो बंदा ट्रेंड है, जो बंदे ने सारे एक्सपीरियंस देख रखा है, वो ही काबिल होता है, वो ही सक्षम होता है। तो ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम होगा। और इसके अलावा राहुल बेदी जी, एक और सवाल ये भी उठ रहा है कि मैं पहले अब राष्ट्रीय, जी आइए, दूसरे सवाल का जवाब दे दूं, सॉरी। जरूर। वो है कि इनका जो 4 साल के बाद वापस सिविल सोसाइटी में आएंगे, इनका रीइंटीग्रेशन कैसे होगा, कौन जॉब देगा? ये शायद सर्विसेज का प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। और ये कह रहे, गवर्नमेंट ये होप कर रहा है कि कॉर्पोरेट्स उन्हें अपने वेल ट्रेंड आदमियों को अपने कॉर्पोरेट कल्चर पे ले जाएंगे। हालांकि मुझे ये नहीं लगता कि कॉर्पोरेट कल्चर में एज रिक्रूट एज सिक्योरिटी गार्ड्स जाएंगे। वो एक अभी तक तो वही हो रहा है कॉर्पोरेट्स ने, अभी तक तो वेल ट्रेंड 20 साल से ट्रेंड वाला आदमी जो कि सेवानिवृत्त हो रहा है, उसको भी वो सिर्फ कॉर्पोरेट गार्ड्स की जॉब दे रहे हैं, और कोई खास वेल ट्रेंड जॉब तो नहीं दे रहे। सेना ने हमेशा कहा है कि वेल ट्रेंड सैनिक जो भी 15 साल सर्विस के बाद रिटायर होता है, उन्हें आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस में इंडक्ट करो, पैरेलल इंडक्शन या लैटरल इंडक्शन करो, ताकि गवर्नमेंट का जो खर्चा, जो होम मिनिस्ट्री का खर्चा है इन बड़े बड़े फोर्सेस को रेज करने में, इसमें से तकरीबन 40 से 50% लोग एक्स फौज से आएंगे। इनमें वेल ट्रेंड लोग होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, लीडरशिप रोल करके आ चुके होंगे। मगर ये री इंटीग्रेशन समाव सरकार ने नहीं की, और इन्होंने ये स्कीम शुरू कर दी कि 4 साल से निकालो और इनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डालो, जिससे मैं बिल्कुल ही बेदी साहब से सहमत हूं कि वेल ट्रेंड असला बारूद से वेल ट्रेंड आर्मी जब उसको नौकरी बाहर नहीं मिलेगा, तो वो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर गैंगलैंड्स या कहीं भी जहां पर उसको अपने स्किल्स की पैसे मिलेंगे, हो जाएगा। क्योंकि 4 साल के बाद जो युवा की नौकरी की स्थिति, इससे अच्छा तो नहीं होने वाला जी, और प्रॉब्लम पड़ने वाले हैं। तो आप भी इस बात से सहमत नजर आ रहे हैं राहुल बेदी जी की कि ये खतरनाक कदम है? आप सिर्फ इतना नहीं कह रहे हैं कि ये कह लेते हैं कि बेकार है, यूजलेस है, बल्कि आप ही कह रहे हैं कि ये खतरनाक है। राहुल बेदी जी, इसके अलावा अब ये भी बात है कि ये एक राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की हायरिंग होगी, ये रेजिमेंट्स के हिसाब से नहीं होगी कि अलग अलग जो रेजिमेंट्स हैं फिर इनको रेजिमेंट्स में प्लेस किया जाएगा, कैसे होगा ये? देखिए, मैं एक चीज आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए रिपोर्टर जो डिफेंस पे लिखता हूँ, मैंने जो भी मिलिट्री लोगों के साथ बात की है, सर्विंग या रिटायर्ड, कोई भी इस स्कीम के तहत नहीं है, कोई भी इसको इससे सहमत नहीं है। सब लोग प्राइवेटली जो इसका कहते हैं कि ये आर्मी के लिए और फौज के लिए बड़ी मुश्किलें लाएगा और बड़ी दिक्कत लाएगा। जो आपने बात की रेजिमेंट्स में भर्ती करने की, रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी की जनरल साहब ज्यादा जानते हैं। इंडियन आर्मी की जैसे 6 है, मराठाज है, राजपूत है, डोगराज है, ये 1 क्लास रेजिमेंट्स हैं। इनके आने के साथ ये फिक्र है कि ये ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट्स हो जाएंगे। मतलब ये मिक्स नहीं होंगे, ये 1 क्लास नहीं होंगे, ये मिक्स्ड होंगे। तो जो पलटन की शान होती है, जो पलटन की प्राइड होती है, जो पलटन की ज़मीर होती है, जो एक साल में नहीं बनती, जो कई रेजिमेंट्स तो इंडियन आर्मी के 1.5, 2 साल, 100 साल पुराने हैं, उनकी जो ट्रेडिशन है, ज़मीर है, वो खत्म हो जाएगी। और एक जो जिसको अंग्रेजी में एस्पिरिट डी कोर कहते हैं, या फौज में नाम, नमक और निशान बोलते हैं जिसे, वो मेरे ख्याल में वो 4 साल की रोटेशन पे वो तो अगले 10-12 साल में खत्म हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही ट्रेजिक, मेरे को तो ट्रेजिक लगता है, मगर सर्विस चीफ्स ने तो इसको इंडोर्स किया है आज उन्होंने राजनाथ सिंह जी के साथ, तो उनकी सोच और होगी। मगर एज ए रिपोर्टर मैंने जिससे भी बात की है, सर्विंग एंड रिटायर्ड मिलिट्री पीपल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से, कोई भी सहमत नहीं है इस स्कीम के साथ।
खतरनाक है, दुखद है और बेकार है। यानी तमाम तरह के दोनों ही खास मेहमान जो कि इतना करीब से हमारी सेनाओं को अच्छे तरीके से समझते हैं, सिक्योरिटी के पूरे मामलों को, वो कम से कम इसको किसी भी तरीके से एक भी पॉइंट मुझे पूरी बहस में नजर नहीं आया जहां ये कहा जा सकता है कि ये बेहतर कदम हो सकता है, कम से कम अगर इस नजरिए से देख लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल बेदी जी, आपका, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, अमृतपाल सिंह जी। थैंक यू जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।